देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। दुनिया मुहाने पर खड़ी है विश्व युद्ध के, और विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई दुनिया के लिए आज का जवाब तो चाहिए बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि पुतिन की एक धमकी ने दुनिया के सामने एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया है जिसके बाद चारों तरफ एक ही चर्चा हो रही है कि क्या विश्व युद्ध की घड़ी आ चुकी है। क्या पुतिन ने पूरी तरह से ठान लिया है कि बर्बाद कर देंगे यूक्रेन को। आज इस मसले पर हम करेंगे एक बड़ी बहस बड़े पैनल के साथ, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की कू ब्रेकिंग पर नजर। तो आज का पहला कू उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से है, जिन्होंने कू किया है जनता कभी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का कू है मोदी सरकार का अनूठा प्रयास, हर गांव मिल रहा वंचितों को आवास। देश के हर जरूरतमंद परिवार को सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ एक पक्का घर उपलब्ध कराने की दिशा में पीएमजी बेहद सफल साबित हुई है। वहीं बिहार सरकार के राष्ट्रीय प्रवक्ता उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने भी कू किया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अगले 6 महीने तक के विस्तार के लिए भाजपा संसदीय दल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। पूर्व जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने भी कू किया है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री माई योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में जल शक्ति विभाग द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों के लिए महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा देश में प्रथम पुरस्कार प्रदान करने पर विभाग के सभी अधिकारियों को बधाई। राजनीतिज्ञ अन्नपूर्णा देवी ने कू किया है भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के स्वर्ण जयंती वर्ष पर आजादी की लड़ाई से संबंधित विषयों पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आईसीएचआर को गहन शोध अन्वेषण और प्रदर्शनी में सुंदर प्रस्तुतिकरण के लिए बधाई साधुवाद। तो जवाब तो चाहिए का आज का एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से क्योंकि जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वैश्विक मंच पर, खास तौर से रूस और यूक्रेन के बीच, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि दुनिया अब विश्व युद्ध, तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आन खड़ी हुई है, क्योंकि रूस लगातार चेतावनी नहीं दे रहा है बल्कि कर रहा है। रूस यूक्रेन को बर्बाद करने पर आमादा है। पुतिन के एक नोट, जेलेंस्की के एक नोट ने पुतिन को इतना नाराज कर दिया है कि पुतिन ने सीधे सीधे ये धमकी दे दी कि मैं बर्बाद कर दूंगा, कह दो यूक्रेन को कि यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा। और जैसे ही पुतिन की ये धमकी सामने आती है, मारियोपोल पूरी तरह से कब्रगाह बन जाता है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम वॉर ब्रेकिंग के साथ शुरुआत करते हैं। आइए सीधे रुक करते हैं वॉर ब्रेकिंग का, जहां पर खास तौर से रूस यूक्रेन के बीच एक तरफ हम देख रहे हैं तबाही का मंजर, वहीं दूसरी तरफ टर्की में, इस्तांबुल में एक महत्वपूर्ण बैठक 3 घंटे तक दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई है। और इस बैठक के बाद ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पुतिन और जेलेंस्की आमने सामने बातचीत को तैयार हो सकते हैं, दोनों के बीच मुलाकात हो सकती है। वहीं खबर यह भी आ रही है कि सुरक्षा गारंटी के बदले तटस्थ होने के लिए यूक्रेन तैयार है। कीव के पास सैनिक गतिविधि कम करने के लिए पुतिन भी एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह कदम तभी आगे बढ़ेगा जब
पुतिन ने साफ साफ कह दिया है कि युद्ध के मुहाने पर जो परिस्थितियां यूक्रेन के सामने हैं, यूक्रेन इस हालत में नहीं है कि वो कोई भी शर्त रखे। जो नोट जेलेंस्की की तरफ से पुतिन के लिए भेजा गया था, उस नोट में कुछ ऐसी शर्तें थी जिसे देखने के बाद पुतिन भड़क उठे और उन्होंने सीधे सीधे कह दिया था कि जाकर कह दो कि मैं बर्बाद कर दूंगा। इस धमकी के बीच मारियोपोल की तबाह भरी तस्वीरें सामने आई। मारियोपोल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। खार्किव खाक हो चुका है। कीव पर लगातार रूसी कब्जा बढ़ता जा रहा है और अब जो टर्की में दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच एक अहम मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि टेबल टॉक के लिए पुतिन और जेलेंस्की दोनों आमने सामने आ सकते हैं। तो क्या ये परिस्थिति अब युद्ध को रोक पाएगी या फिर जो हालात बने हुए हैं रूस और यूक्रेन के बीच में, वो एक बार फिर से तीसरे विश्व युद्ध की आहट लेकर आ रहे हैं? तो वॉर ब्रेकिंग के साथ ही साथ आइए अब हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि बीते जो 48 घंटे हैं वो कितने इंपॉर्टेंट रहे हैं। वो 48 घंटे जो बता रहे हैं कि आखिर एक तरफ रूस है जो मानने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ यूक्रेन है जो झुकने को तैयार नहीं है। फिर भी यूक्रेन की जो परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए जेलेंस्की अगर ये कहते हैं कि वो तटस्थ रहेंगे तो क्या ये युद्ध रुक पाएगा? लेकिन उससे पहले देखिए, क्योंकि आज रूस और यूक्रेन युद्ध का 34वां दिन है, एक महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, यह युद्ध रुका नहीं है और इन सब के बीच यूक्रेन का हंसता खेलता 4 लाख की आबादी वाला मारियोपोल पूरी तरह से कब्रगाह बन चुका है। यहां पर जो बर्बादी देखी गई है वो देखकर कोई भी दहल उठेगा। रूसी सेना ने सड़कों पर उतरकर जबरदस्त तरीके से गोलीबारी की है। बमबारी की तस्वीरें लगातार हमारे बीच आ रही है। यूक्रेन का ईस्टर्न जो इलाका है वो पूरी तरह से रूस के कब्जे में धीरे धीरे उसकी जद में आता ही जा रहा है। रूसी सैनिकों ने तेल डिपो को अपना निशाना बनाया है। आपने वो तस्वीरें भी देखी होगी। ऑयल डिपो को पूरी तरह से एक मिसाइल अटैक होता है और धू करके वो ऑयल डिपो जलने लगता है। कहीं ना कहीं से इसका एक बड़ा असर वैश्विक अंतरराष्ट्रीय बाजार पर भी पड़ेगा। राजधानी कीव से सटे इरपिन पर यूक्रेन का फिर से नियंत्रण है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन इसके उलट अगर रूस की बात करें तो रूस कह रहा है कि इरपिन को तो हमने पूरी तरह से कब्जे में ले लिया है। वहीं खार्किव चर्निहिव पर रूस का कब्जा है, लेकिन संघर्ष अब भी जारी है। कीव के बाहरी इलाकों ही नहीं बल्कि अंदरूनी इलाकों में भी रूसी सेना दाखिल हो चुकी है। लेकिन यूक्रेन का प्रोपेगेंडा वॉर अब भी जारी है। यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि स्थितियां संभाली जा रही हैं। समंदर में उधर आपने देखा कि पहले ही जो उत्तरी अटलांटिक सागर है वहां पर रूस की पनडुब्बियां उतार दी जाती हैं। फ्रांस की तरफ से भी पनडुब्बियां, परमाणु पनडुब्बियां उतार दी गई हैं। तो ऐसे में सवाल उठने लगा कि क्या विश्व खड़ा है तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर? इसी के साथ साथ पुतिन की पॉलिसी को डिकोड करने में तमाम पश्चिमी देश जुटे हुए हैं, खासतौर से नाटो के वो देश जिनके साथ जुड़ने को लेकर ही यूक्रेन और रशिया के बीच ये पूरा का पूरा हमला, ये पूरा का पूरा आक्रमण शुरू होता है। जंग के बीच इस्तांबुल में बातचीत की मेज पर रूस और यूक्रेन आमने सामने, दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स आमने सामने आए। 3 घंटे तक ये बातचीत चली और 3 घंटे की इन बातचीत के बाद ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद अब रूस और यूक्रेन आमने सामने, यानी जेलेंस्की और पुतिन आमने सामने बातचीत करेंगे युद्ध विराम के लिए। हालांकि दोनों देशों के बीच कई बार आपने देखा कि इनडायरेक्ट वे में थर्ड पार्टीज के थ्रू बातचीत करने की कोशिशें चलती रही, बातचीत के लिए राह तलाशने की कोशिश चलती रही, लेकिन वो तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। तो ऐसे में अभी फिलहाल जो ये 3 घंटे की बातचीत हुई है, इसके बाद क्या परिस्थितियां बदलेंगी? क्या रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से जो 9 मई की तारीख मुकर्रर की गई है, उस तारीख को देखते हुए अब युद्ध विराम की स्थिति आ जाएगी? आइए इन सभी चीजों को समझते हैं। हमारे साथ आज एक बहुत बड़ा पैनल जुड़ने वाला है। सीधे स्वागत करती हूँ, स्क्रीन पर लेकर आए हमारे आज के मेहमानों को, जो खास तौर से बताएंगे कि आखिर पुतिन की एक धमकी जो यूक्रेन को दी जा रही है कि कर दूंगा बर्बाद, जाकर कह दो जेलेंस्की से, इसका क्या असर होगा,
कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, खास तौर से विश्व स्तर पर, खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक बाजार पर, खास तौर से उन देशों के लिए जो कहीं ना कहीं से ये चाह रहे हैं कि अब युद्ध रुकना चाहिए। आइए जरा मेहमानों को जल्दी से सामने लेकर आते हैं। आइए हमारे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 5 विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करती हूं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच साहब, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीर चक्र प्राप्त रिटायर्ड कर्नल TPS त्यागी साहब, बहुत स्वागत। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं एयर वाइस मार्शल प्रणय जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आप सभी खास तौर से इस डिबेट का हिस्सा आप लोग लगभग अगर कहें तो जंग का 34वां दिन है, तो ये जंग कहीं ना कहीं से आप लोगों के लिए भी रही, क्योंकि 34 दिनों से जो परिस्थितियां बन रही हैं, के सर आपके साथ शुरुआत कर रही हूं, जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें हर बार, हर रोज, हर 48 घंटे पर सिनेरियो चेंज होता रहा और ये एक्सपेक्टेशन रही कि शायद अब युद्ध रुक जाएगा, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही थी ये कहा जा रहा था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिससे युद्ध रुक सकता है। 24 फरवरी से देखें और आज 29 मार्च हो रहा है। ऐसे में एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि पुतिन ये कहते हैं कि यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, दूसरी तरफ अभी जो हमारे पास खबर आ रही है 3 घंटे तक एक बड़ी बैठक हुई है दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच, विदेश मंत्री ये कहा जा रहा है कि मंत्रालय के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच, और अब ये कहा जा रहा है कि पुतिन और जेलेंस्की भी बहुत जल्दी आमने सामने होंगे। एक तरफ धमकी, दूसरी तरफ ये तस्वीरें की मुलाकात हो सकती है, क्या माने, युद्ध रुक सकता है? देखिए लावनी जी, जो आप कह रही है बहुत बड़ी बात है, और जो आपका विचार है हम सभी का विचार यही है कि ये जो मानव त्रासदी है, जो वर्ल्ड देख रहा है, विनाश की एक लीला, वो कहीं ना कहीं युद्ध विराम हो, उसका एक रोक लगे। देखिए हम लोग पूरे दुनिया को बदलते देख रहे हैं और आप विटनेस कर रही हैं। जो बड़ी बात जो आप कह रही थी, जो मैं आपके लिए बहुत शुभ समाचार नहीं लाया हूँ, जो मैं बताने वाला हूँ, जो मुझे पता लगा है तुरंत अभी, कि ये जो वार्ता चल रही थी वो खत्म हो गई, वो टूट गई और ये लोग अपने अपने देशों में वापस चले गए। एक बहुत बड़ी चिंता, क्योंकि सबको एक बहुत बड़ी आशा की किरण थी कि कोई चीज निकलेगी, और इसमें पूरा का पूरा जो इसके अंदर में, यदि किसी को, आप तो कह रही हैं ना कि पुतिन साहब ने कह दिया, क्योंकि उनको एक चिट्ठी दिया गया था रोमन और आमोविच से, जो कि उनके कि ये शायद उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा बर्बाद कर देंगे। पर बात ये नहीं है, बात जिस तरह से वेस्टर्न मीडिया ने इन चीज़ों को चलाया, उन्होंने दिखाया कि इरपिन के ऊपर में पूरा का पूरा रिकैप्चर कर दिया, फिर वो रूसी टैंक जो थी 34 किलोमीटर वाली, ये सब चलाया हुआ है। मीडिया का मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में भी शामिल हुए, और उन्होंने कह दिया है कि बातचीत नहीं होगा, और अभी पूरे यूक्रेन के ऊपर में खार्किव, क्योंकि खार्किव को, वो कीव को नहीं करना चाहते। मैं बार बार कहता रहा हूं, कब्जा करने का कोई इरादा नहीं। रशिया के जो पुतिन साहब कहते हैं मेरा कोई इरादा नहीं अदर देन मारियोपोल, जिसके ऊपर में एक को कब्जा करना चाहते हैं, मारियोपोल, क्योंकि उनके लैंड ब्रिज लाइन। मगर अब परिस्थितियां टोटल बदल गई और देखिए पूरे विश्व में हड़कंप हो गया। अब आपके माध्यम से मैं ये ब्रेक कर रहा हूं, अभी अमेरिकन जो ये हैं जो बाइडेन साहब, वो जल्दी से बात कर रहे हैं। यूके के विदेश मंत्री ने ये कह दिया कि हम सब बात मानने के लिए तैयार है, पूरे सैंक्शन हटाने के लिए तैयार है। मगर पुतिन साहब की जो रेड लाइन थी, उसकी सेकंड लाइन इन्होंने क्रॉस कर दी। तो उन्होंने कहा था, जब ये बैठे थे जहां वहां पर जो बाइडेन साहब, तो उन्होंने कहा था फेज 1 इज ओवर, फेज 2 हमारा है, हम वो डॉनबास के इलाके में करेंगे और हम बातचीत। तो बहुत बड़ी उम्मीद, सबको उम्मीद थी, मेरे को, आपको, जैसा आप बता रही हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर, यदि आप इसको चेक कर लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ, मुझे खबर आई है, और मैं 1-2 चैनल में बैठा हुआ था, एक फॉरेन के चैनल में भी, तो मुझे खबर आई कि ये ब्रेक हो चुका है, कोई फेस टू फेस बात नहीं होगी और बहुत तेजी से हमले हो रहे हैं। तो
तो फिर जब कोई ये ब्रेक हो चुकी है, कोई बातचीत नहीं होगी, बहुत तेजी से हमला होगा, तो एक ऐसी बात सर आपके पास आते हुए, जब हम ये कहते हैं कि रशिया शुरू से ये कह रहा है कि उसका एक ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव उसका स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन था, डीमिलिटराइजेशन उसका एक ऑब्जेक्टिव था, तो फिर उसके बाद ये परिस्थितियां अगर पैदा हो जाती हैं कि जो रिहायशी इलाके हैं, मारियोपोल जैसे 4 लाख की आबादी वाला जो एक पूरा शहर था, खार्किव जो कभी कैपिटल हुआ करता था यूक्रेन की, अगर उसे तहस नहस कर दिया जाता है, तो फिर युद्ध का पुतिन का क्या ऑब्जेक्टिव रहा? क्या ये वाकई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस अब कहे जाएंगे, या फिर जो इनकी प्री वॉर स्ट्रैटेजी थी इन्होंने पूरी तरह से चेंज कर दी है? व्हाट नेक्स्ट सर? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पुतिन साहब ने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, कहीं ना कहीं हर चीज उस हिसाब से नहीं चली और उन्होंने मिड कोर्स पे चेंज किया, क्योंकि उसकी वजह है कि उन्होंने ये सोचा था कि यूक्रेन से इतना रेजिस्टेंस आएगा नहीं जल्दी, क्योंकि अगर काबिलियत देखें रूस की फौज और यूक्रेन की फौज का मुकाबला नहीं है। रूस की फौज नंबर 2 की है, $62 बिलियन खर्च करती है, 10 गुना उसके पास टैंक्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, अटैक हेप्टर्स हैं, RTPCs हैं, तो वो सोच रहे थे हम जल्दी से कैप्चर कर लेंगे, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो दिखाया यूक्रेन ने। उसकी 2 वजह है, एक तो कहीं ना कहीं यूक्रेन में ये जेलेंस्की की गुड और बैड उनकी कोई इंस्पायरेशन लीडरशिप थी, कुछ लोग आए और कुछ हथियार जो मिलते रहे नेटो से, स्पेशली डिफेंसिव, जैसे आपके जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल और स्टिंजर मिसाइल और ड्रोन, उससे काफी हद तक उन्होंने रेजिस्टेंस दिलाया। मगर यह भी सच्चाई है कि नुकसान तो यूक्रेन को हुआ है, 60 से 70% यूक्रेन की जो सिटीज है वो बर्बाद होगी, तो ये भी मान के चलना पड़ेगा कि नुकसान यूक्रेन को हुआ है। अब जो आप बात कर रहे हैं कि खार्किव की, खोरासम, मारियापोल, इन जैसे टाउन को क्या रूस कैप्चर करना चाहता है, इतना क्यों बर्बाद कर दिया, ये एक क्वेश्चन मार्क है, इसका कोई कह नहीं सकता। पर ये सच्चाई है, खार्किव के लिए कोशिश की रूस ने, 2 बार उसने ट्राई की, मगर यूक्रेन की फौज ने वापस ले लिया कि वो अंदर नहीं बढ़ पाए। सच्चाई यह है कि अब मुझे लगता है कि जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव अभी दिया है पुतिन साहब ने, वो बहुत ही बैलेंस लगता है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अब कहा कि हम अपनी सारी की सारी फोकस डोनबास एरिया की तरफ करेंगे, जिसको हम बफर जोन बनाना चाहते हैं, डोनेट्स्क का, लुहांस्क का एरिया। उनको मारियापोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डोनबास के इलाके को क्रीमिया से जोड़ता है। तो वो एक पूरी की पूरी स्ट्रिप बना के, मुझे लगता है अब पूरे वर्ल्ड को समझना चाहिए कि कहीं गिव एंड टेक से ये युद्ध बंद हो, क्योंकि ये लड़ाई अगर लंबी खिंचेगी तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक सर्वनाश है। हम सब सोच रहे हैं हमें क्या होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो सिवात सर ये है ना कि कौन चाह रहा है कि युद्ध होता रहे। देखिए, हम और आप, खासतौर से भारतीय मीडिया और जो भारत की तरफ से जो भी रिएक्शंस गए हैं, हमने लगातार ये देखा है, हर कोई चाह रहा है कि युद्ध रुक जाए, लेकिन जिसके ऊपर एक एक्सपेक्टेशन है, कर्नल शैलेंद्र जी आपके पास आते हुए, एक्सपेक्टेशन अमेरिका से अगर बात की जाए, आपने देखा पोलैंड पहुंचते हैं जी, वो 87 बटालियन के सैनिकों से मिलते भी हैं, वो उनको बहुत तरीके से प्रोत्साहित करते हैं। कभी भी इस तरीके का स्टेटमेंट नाटो की तरफ से बहुत डेलिबरेटली नहीं आया, ना अमेरिका की तरफ से आया कि नहीं जी अब रोक दीजिए, हम कोई भी लॉजिस्टिक आपको नहीं देने वाले। यहाँ तो कह रहे हैं कि भाई आप लड़ते रहिए, देखिए आप लड़िए, हम पीछे से आपको बैकअप दे रहे हैं, हम ये मिसाइल भेज रहे हैं, हम ये हेल्प कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से आपके इंटेंशंस पर सवाल उठता है, और अगर ऐसे इंटेंशंस हैं जहां पर सिर्फ मल्टीप्रॉन्ग चालाकियां ही दिखाई दे रही हैं, हम मल्टीप्रॉन्ग एक्शंस की बात करते हैं, यहाँ तो सिर्फ चालाकियां ही चालाकियां हैं, तो फिर ये युद्ध रुकेगा कैसे? Who will take the initiative first? Colonel Shailendra. I'm sorry कर्नल साहब, आपकी आवाज अभी हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद आपने अनम्यूट नहीं किया है। I'm sorry सर, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है, पैनल प्लीज चेक कराएं। मैं कर्नल टीपीएस त्यागी सर के पास सेम क्वेश्चन लेकर आई हूं सर, आपके साथ भी, कि इनिशिएटिव की बात हो रही है और अमेरिका की चालाकियां हम देख रहे हैं, तो फिर कैसे कह दें कि ये युद्ध रुकने वाला है? क्योंकि अभी देखिए ना, यूक्रेन की जरूरत है युद्ध रुके, लेकिन उस जरूरत को दरकिनार करते हुए जेलेंस्की हर बार कोई ना कोई शिगुफा छोड़ देते हैं। अब एक नोट भेज दिया। लावणी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। वेरी गुड।
नाउ आई एम सेइंग कि युद्ध रुकेगा नहीं। अब जो हमारा परसेप्शन है, अगर ये युद्ध रुकना होता तो क्या आवश्यकता थी रशिया को कि वो नॉर्थ अटलांटिक में अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भेजता? क्या आवश्यकता थी रशिया को कि वो 8000 किलोमीटर दूर जापान के पास एक आइलैंड के ऊपर 3000 ट्रूप के साथ अपनी मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल के साथ एक्सरसाइज करता? क्या जरूरत थी रशिया को कि उनके प्रेसिडेंट और उनके साथ के लोग वो यूरावल कौन सा पर्वत है, उस पर्वत में बने हुए अपने न्यूक्लियर अटैक रेजिस्टेंट वाले बंकर्स में जाते? क्या आवश्यकता थी? क्या इनसे समझ में नहीं आता कि फर्दर एम क्या है? जहां तक यूक्रेन की बात है, यूक्रेन की लड़ाई तो एक किस्म से रूस ऑलरेडी जीत चुका है। ये तो एक किस्म से फुलिशनेस थी यूक्रेन के लीडर की, जिसने अपने उस उद्देश्य के लिए जो कहीं नहीं ठहरता अपने देश को तबाह करवा लिया। अगर मैं ये कहने लगूं कि मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मैं फौज के खिलाफ बगावत कर दूंगा, तो क्या उस बगावत के पीछे ये उद्देश्य ठीक है? ऐसे ही सिर्फ इतना सा उद्देश्य कि मुझे यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लो या मुझे ने अपने देश को तबाह कराया, एक अच्छे लीडर की ये निशानी नहीं है। He can be called a good सिपाही but not a good leader with foresight। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब हमको ऐसा लगता है कि बल्गेरिया की वो लेडी जिसका नाम था बाबा वेगास, जिसने जो 12 साल की उम्र में अंधी हो गई थी और करीब 26 साल पहले मर भी गई, वो दूरदृष्टि रखती थी और उसने भविष्यवाणी की थी कि सोवियत यूनियन के टुकड़े होंगे। उसने भविष्यवाणी की थी कि 9/11 जैसा हमला अमेरिका में होगा। उसने भविष्यवाणी की थी कि चेरनोबिल प्लांट में एक्सीडेंट होगा। उसने ये भविष्यवाणी भी की थी कि यूरोप एक वेस्ट लैंड बन जाएगा और इस दुनिया में रशिया विल एमर्ज एज द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा लग रहा है कि उसकी भविष्यवाणी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भविष्यवाणी के तीसरा विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा जाएगा, शायद ये सच होता दिखाई दे रहा है। कारण ये लोग बाग कुछ भी समझते नहीं, क्योंकि जो भी खबरें मीडिया में आ रही है यूक्रेन की कि हमारे 17,000 सैनिक मार दिए, अरे 17,000 सैनिक मरे तो तुम्हारे सिविलियन मरे 1,000। अरे इतने 34 दिन के युद्ध में तो मरते लाखों। तो ये सब गलत खबरें आ रही हैं। रशिया ने अपने युद्ध में जो इस्तेमाल किए वेपन है वो अपनी जो उसके पास है उसके 30% भी नहीं किए। क्या उसने जिरकॉन मिसाइल यूज किए? क्या उसने रेडियो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर किया है? यानी ये तो तय है कि रशिया ने अपना अगर एक ऑब्जेक्टिव तय किया तो उस ऑब्जेक्टिव के तहत ही स्ट्रैटेजी भी बनाई है। कर्नल शैलेंद्र शायद अभी हमारे साथ नहीं है, प्रणय सिन्हा जी हमारे साथ हैं। प्रणय जी, आपके पास आते हुए एक बात तो तय है, इससे पहले भी हम और आप इस बात पर डिस्कस कर चुके हैं कि रशिया चाहता तो 4 दिन के अंदर ये युद्ध खत्म हो सकता था, क्योंकि रशिया ने अभी सिर्फ 10% ही अपने लॉजिस्टिक्स यूज किए हैं। खास तौर से अगर यूक्रेन की बात करें, यहाँ पर हर जगह यूक्रेन के हौसलों की बात हो रही है। हर जगह ये कहा जा रहा है कि देखिए वो छोटे छोटे पॉकेट्स में लड़ रहे हैं, लेकिन उस हौसले की दाद देनी चाहिए। लेकिन इन सबके बीच सोशल मीडिया पर जो वॉर प्रोपेगेंडा यूक्रेन के लिए सामने आया, क्योंकि ये सब तो हम सभी जानते हैं कि ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो कहाँ से हेड ऑन होते हैं, तो वो जितनी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं अकॉर्डिंग टू दैट आ रही हैं। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, अगर यूक्रेन वाकई इस परिस्थिति में आ चुका है कि वो बर्बादी झेल रहा है, चाहे वो मारियोपोल हो, चाहे खार्किव हो, चाहे ओडेसा हो, अगर इन परिस्थितियों में यूक्रेन है तो उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि वॉर किसी भी तरीके से रुके। इट हैज टू स्टॉप। लेकिन क्यों नहीं रुक पा रही है? एक नोट भेज देना, फिर से पीछे से ये कहना कि हम अपनी 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं, तो एक ना कहीं से आप तो यूक्रेन की जनता को ही ठग रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि जी हम नहीं जाएंगे नाटो में, ठीक है हमने मान लिया है, लेकिन दूसरी तरफ फिर से आप पिन कर दे रहे हैं। तो हाउ कम कि हम ये कह दें कि बहुत जल्दी युद्ध रुक जाएगा, या युद्ध के लिए जो आगे की तस्वीरें हैं। जी
प्रणय जी। लावनी जी, हाँ, मैं इसको ऐसा समझिए जी। कि युद्ध तो ठंडे बस्ते में जा रहा है। इसको आप ऐसे रोमानो अब्रामोविच जिन्होंने लेटर लिया है, जेलेंस्की के हाथ के लिखे लेटर है, और ये लोग बढ़ रहे हैं समझौता के लिए। पर इसको समझौता एक दिन में नहीं होने वाला, क्योंकि युद्ध, इसका जो टाइमलाइन था ना, हम लोग ने पिछले बार भी बात किया था, टाइमलाइन 214 यूरो मैदान से शुरू हुआ, जब डोनबास के दोनों रीजन पर और फिर क्राइमिया को एनेक्स किया इन्होंने, पुतिन साहब ने। तो वो कहानी तब से चल रही है, सैंक्शन रशिया पर तब से चल रहा है। तो ये आज की बात नहीं है, ये 34 दिन वाला खेल नहीं है, ये खेल थोड़ा लंबा चलेगा और तुरंत झटका मार के नहीं रुकेगी गाड़ी। क्योंकि इसको समझिए ऐसे, आज ग्राउंड पर जो यूक्रेन के लोग हैं वो आज भी आग बबूले हो रहे हैं, नेशनलिस्ट हैं, वो चार की हम किसी भी कीमत पर यूक्रेन को हम एक हिस्सा भी जमीन नहीं देंगे। तो जेलेंस्की को एक झक मार के उनको दोनों की बात करनी पड़ रही है। पर जेलेंस्की अब ये समझ गए हैं कि वेस्टर्न यूरोप उनके साथ नहीं है, नाटो उनके साथ नहीं है। बिडेन साहब आए, 1 बिलियन का ह्यूमैनिटेरियन एड दिए। आज उनके पास न एयरक्राफ्ट कोई नाटो दे रहा है, न टैंक दे रहा है, न आर्टिलरी दे रहा है। लेकिन सवाल तो यही है ना कि अगर उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा है, अगर उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा है तो फिर तो उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए ना कि युद्ध रुक जाए। लेकिन बढ़ रहे तो हैं। नहीं, पर ऐसा है ना, लावनी जी 1 मिनट दीजिए। ऐसा है कि अगर जेलेंस्की अगर तुरंत कह देते हैं कि हम रशिया से ये कर लेंगे, तो ये जो नेशनलिस्ट जो मूवमेंट चल रहा है, और अभी मैरियोपोल में अभी भी अजोव जो बटालियन है, जो एकदम राइट विंग है, जो नाजी के वो रखते हैं, वफादारी दिखाते हैं, राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट, तो ये लोग मानेंगे नहीं तुरंत। जेलेंस्की ऐसा नहीं चाह रहा, ये एक नल नहीं है कि तुरंत बंद कर देगा, ये धीरे 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 बात चलेगी। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि डोनबास के रीजन 214 से बात ठंडे बस्ते में चलेगी। तो अब होगा क्या, अब बता दूं 2 लाइन में कि अब होगा क्या। कुछ नहीं हो रहा है। जेलेंस्की कहेगा, रशिया कहेगा ठीक है भैया, हम कीव के ऊपर और चेरनी के ऊपर हम ज्यादा अटैक नहीं करेंगे, हम शांत बैठेंगे, डिस्कलेशन मोड में चला जाएगा, और जो हिस्सा है उसके पास वो रहेगा। इस हिस्से में क्रीमिया से लेके, मैरियोपोल से लेके, खोरासन से लेके पूरा लुजान तक, ये एरिया इसके कब्जे में रहेगा। ये अपने कब्जे में इसको कंसोलिडेट करेगा और यहाँ बैठा रहेगा। बैठे बैठे धीरे धीरे इस चीज को लोग आगे बढ़ाएंगे। ये एक दिन में मामला नहीं होगा। पर एक चीज ध्यान रखिए, आज इकोनॉमिकल मार्केट, आज आपका शेयर मार्केट ऊपर बढ़ा, आपका तेल का भाव भी कम हुआ, पूरे ओलिगार्क जो हैं उनको सबको बचाया जा रहा है। आप ये देखिए, नॉट ओनली रोमन अब्रामोविच जी, जितने ओलिगार्क हैं सबको यूएई, सऊदी बिल्कुल में और इजराइल में, मैं आती हूँ आप लोगों के पास। इन सबके बीच एक और वॉर ब्रेकिंग आ रही है सर, एक और वॉर ब्रेकिंग आ रही है। सीधे रुक करेंगे इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग का। बहुत बड़ी वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आ रही है। रूस ने नाटो के 3 राजनयिकों को बाहर निकाल दिया है। 3 देश नाटो के, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया के राजनयिकों को बाहर किया गया है। रूस के रक्षा मंत्री का ये बड़ा ऐलान है। डोनबास की आजादी पर लाएंगे ध्यान, ये बहुत बड़ी खबर है। डोनबास जिस पे अभी भी लगातार रूस की नजरें हैं, उसकी आजादी पर ध्यान लगाने की बात हो रही है। और इन सब के बीच 3 नाटो के देशों के राजनयिकों को बाहर किया गया है। तो ये जो सिचुएशन है, आइए एक बार फिर से अपने मेहमानों के पास चलते हुए, के सिन्हा सर आपके पास आते हुए सीधे देखिए, जो अभी परिस्थिति आई हुई है, जो अभी हमने देखा कि खास तौर से नाटो के 3 देशों के राजनयिकों को उन्होंने कहा कि आप जाइए बाहर, अब जरूरत नहीं है आपकी। इसके अलावा जो परिस्थितियां डोनबास को लेकर बनी हुई है, उसे देखते हुए क्या अब ये मान लिया जाए कि रशिया अपनी जो बातें मन में है उसे एक एक करके क्लियर कर रहा है, बट यूक्रेन अभी उस बात को समझ नहीं पा रहा है? देखिए लावनी जी, बात यह है कि रशिया हाई टाइट पे है कि उसके पूरे ऑपरेशंस जैसे उसने प्लान किए थे उससे बेटर चल रहे हैं। उन्होंने ये सोचा था कि नाटो का इंटरवेंशन होगा, उनको लगा था नो फ्लाइंग जोन बनेगा, उनको ये बना था कि पीस कीपिंग फोर्स आएगी। और जब बाइडेन साहब आए और 30 दिन के बाद कुछ नहीं किया, और एक दिन पहले पोलैंड चिल्ला रहा था कि वहां से तो चल पड़ा है ये आपका पीस कीपिंग फोर्स अंडर आर्टिकल 5, कहां है
फिर ये हुआ कि 60,000, हम लोग भी, कुछ लोग हमारे भी बोलते रहे 60,000 वो आ गए, पुराने यूक्रेनियन चल पड़े, वहां से आ गए वो फाइटर। कहां है अमेरिका के फाइटर? अभी तक तो नहीं पहुंचे। मैं इसको नहीं कहता ये साइकोलॉजिकल वॉर, उसमें सारे लोग वो शामिल हैं जो जेलेंस्की को चढ़ाते हैं। कीव का वो कहता है, रशिया कहता है, पुतिन कहते हैं हमारा कोई इरादा नहीं है कैप्चर करने, खार्किव को नहीं कैप्चर करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा हम मारियोपोल कैप्चर कर रहे हैं और करेंगे, मगर हम सुनना नहीं चाहते। हाँ, वो हार गया, रशिया भाग गई, 10 दिन का हथियार बच गया, वो तो कल ही डूब जाएगा, उसको मार देंगे और कीव में घुसने की हिम्मत करो। आज जब बातचीत चल रही थी तो ये जो जेलेंस्की साहब जो इसको नौटंकी बाज हैं, वो दिखाते हैं कि इरपिन में फिर से कब्जा कर लिया। और अभी चैनलों में बैठ करके बातें हो रही है ना कि वो बार बार पुतिन वो कहते हैं, हमारी विश्लेषण है, मेरी नहीं, बहुत जो चीज को सुन के बता, ना कि हम मीडिया की बातें करें, जो वेस्टर्न मीडिया चाहता है उसकी बात। वो तो कहता है ना, वो कीव में गेट में खड़ा है 34 दिन से, हिम्मत नहीं अंदर आने की। ये जो चीजें हैं, और आज के मीडिया में, आज जब ये चल रहा था बैठ, और क्या हुआ, मीडिया कोई इसको हराने वाला है, इस टॉप को फेल करने वाला तो वो लोग भी हैं जो गलत आकलन करते हैं, जो इन चीजों में फंसा रहे हैं लोग, और छोटी छोटी जाने जा रही। कीव में कहते हैं खार्किव कैप्चर नहीं हुआ, तो 6 बार ट्राई किया, नहीं, हार गया। वो कहता हम करना ही नहीं है हमने कैप्चर। वो कहता है तो सुनिए, हम कैप्चर करने आए नहीं। एक वॉर प्रोपेगेंडा हाँ चल रहा है। मगर हम कहेंगे कि उसके मुंह में डाल दो, नहीं कैप्चर करने आया था, वो हार रहा है। वो अरे 1/10 फोर्थ भी नहीं हुआ। कर्नल शैलेंद्र, देखिए यही बात है, मैंने पहले इसीलिए कहा था कि एक वॉर ब्रेकिंग है, एक वॉर प्रोपेगेंडा चल रहा है। कर्नल शैलेंद्र जी देखिए, रशिया की तरफ से ये कहा गया कि हम जो ऑपरेशन चला रहे हैं ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, और स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, जहां तक मैं समझती हूँ आप लोगों के सानिध्य में रहते रहते, कि हमेशा जो ये ऑपरेशन होता है उसका एक टारगेट होता है VAPA का, वल्नरेबल एरिया और वल्नरेबल पोजीशन। तो जब तक VAPA का टारगेट नहीं हासिल कर लेता है, रशिया रुकने वाला नहीं है, और रशिया अपने टारगेट पर क्लियर है। बावजूद इसके यूक्रेन की तरफ से ये जो प्रोपेगेंडा वॉर की तस्वीरें सामने आ रही है, क्या आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं से खेल हो रहा है, और ये खेल दुनिया के लिए विनाशकारी होगा? कर्नल शैलेंद्र, आप इसे खेल वर्ड जरूर दे दें, बट दिस अपीयर्स टू बी अ वेरी सीरियस, इट इज इंडीड अ वेरी। कर्नल शैलेंद्र की आवाज थोड़ी बढ़ाएं प्लीज। मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि ये जो प्रोपोगंडा वॉर है, ये इनफैक्ट रशिया की तरफ से भी है। ये मिलिट्री ऑपरेशन बोलकर स्केल डाउन क्यों कर रहे हैं? वो तो इसका मतलब हो गया कि वॉर तो हमने करी नहीं, ये हमारा सिर्फ एक ऑपरेशन है जिसके लिए मैं अपनी 1/10 फोर्स डाल रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपकी भी बात मान लेती हूँ। साथ ही साथ जो बड़ी प्रॉब्लम है, वो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता है कि रशिया इज क्वाइट कन्विंस्ड, उसे पूरा विश्वास है कि यूएस और नेटो फोर्सेस बीच में नहीं आएंगी, डर के मारे, इसके मारे, उसके मारे, वो सब इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसकी ये कैलकुलेशन, और वो देख रहा है कि 34 दिन हो गए, अगर वो अब तक नहीं आए हैं, और अब भी अगर बाइडेन साहब बोलते हैं कि नेटो की 1 इंच पर भी आप जमीन पर कब्जा मत करना या आना मत, भाई उसका एम ही नहीं है। उसने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं नेटो फोर्सेस की जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर आऊंगा। तो आई डोंट थिंक ये बाइडेन साहब का स्टेटमेंट जो है ये किस वजह से है। दूसरी बात, पोलैंड विजिट कर रहे हैं आप आइए, पोलैंड जरूर विजिट करिए, लेकिन कोई पीस इनिशिएटिव, कोई पीस प्रपोजल तो लाइए। आप आकर वहां उन्हें चिढ़ा रहे हैं एक तरीके से कि देखिए जी मैं फौज के साथ पिज्जा खा रहा हूँ कि सेल्फी ले रहा हूँ। क्यों भाई? आप इसका मतलब रशिया को बता रहे हो हमारी फोर्सेस यहाँ बैठी हुई, बैठे रहो, पोलैंड में आप बैठे रहिए। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो अमेरिका का भी एक ब्रेन गेम है, लेकिन ये जो वॉर गेम चल रही है वो दरअसल अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर देखें तो ये बहुत हद तक अच्छी नहीं है, क्योंकि लगातार अगर मौतों की खबर आती है, मौत अगर रशिया के साइड के लोगों की हो या सैनिकों की हो या यूक्रेन के साइड के लोगों की हो, मौतें अच्छी नहीं है। इसलिए इस युद्ध को रुकना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आप सभी का, हमारे पास समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आप लोगों ने कम शब्दों में ही, कम समय में ही जो बातें रखी है वो बातें बहुत ज्यादा गहन है,
चिंतन करने वाली है। और ऐसी परिस्थिति में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि एक बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ भारत भी एक बड़ा संदेश देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हम ये कहते हैं कि युद्ध रुकना चाहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।